नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल देते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। सुनील खटके हैं, हेड कमोडिटी और रिटेल बिजनेस कोटक सिक्योरिटीज से। हमारे साथ है दिव्या जगलानी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट है। प्रथमेश माल्या हैं हमारे साथ, एबीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है। फेड की बैठक से पहले 49,300 रुपए के नीचे M6 पर कारोबार हो रहा है। $1680 पर कॉमेक्स पर कारोबार कर रहा है। चांदी 200 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। चांदी 57,000 के बेहद करीब कारोबार कर रही है। सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $92 के ऊपर है। नेचुरल गैस सप्लाई की चिंता से यहां भी सपोर्ट आज मिल रहा है, 1.5% ऊपर है, 625 रुपए के ऊपर। कॉपर ज्यादा मांग की उम्मीद है आगे, 652 रुपए के ऊपर MCX पर कॉपर का वायदा ट्रेड कर रहा है। मेंथा निचले स्तरों पर खरीदारी से सपोर्ट, 975 रुपए के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। हल्दी बेहतर उत्पादन का अनुमान है, 7,250 रुपए के आसपास भाव है। जीरे की बात करें तो मुनाफा वसूली आज यहाँ पर दिख रही है, 24,300 रुपए के नीचे भाव कारोबार चल रहा है। धनिया कम मांग से सपोर्ट है, 10,500 रुपए के नीचे धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन को लेकर, क्योंकि कॉटन में जिस तरह से इंटरनेशनल के साथ घरेलू बाजार में दाम कम हुए हैं, इससे क्या फायदा होगा, मिलों को कितना फायदा होगा और किसानों को क्या नुकसान हो सकता है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण शेखसरिया साहब है, MD है DT कॉटन के। अरुण जी, आप लोगों का क्या अनुमान है, किस तरह के उत्पादन के नंबर आप लोग लेकर चल रहे हैं इस बार? सरकार ने तो 370 लाख गांठ उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 के लिए तय कर रखा है। नमस्कार सुमन जी, अभी हम लोग महाराष्ट्र में थे, पूरा टूर मार के आए लास्ट वीक में, और वहाँ पे मतलब ऐसी फसल हमने देखी है जो आज तक कभी देखी नहीं है, पर्टिकुलरली मराठवाड़ा एंड खानदेश एरिया। मतलब खेतों में आप देखोगे तो 90% की सोइंग कपास की है और कॉटन अदर कमोडिटीज की नहीं है। ऐसा अनुमान लगता है, जो CCI ने भी जो फिगर दिया था कॉन्फ्रेंस के अंदर, और हमारा भी जो अनुमान है, हिंदुस्तान के अंदर आज की परिस्थिति को देखते हुए 360 से 375 लाख गांठ की क्रॉप की होने की पूरी शक्यता है, प्रोवाइडेड जो सबसे बड़ा एक कारण है जो तलवार लटक रही है वो बरसात की है। अगर बरसात आपकी अभी नहीं हो और अक्टूबर में नहीं हो तो पीछे अपने को हिंदुस्तान के अंदर क्रॉप को कोई रोक नहीं सकता है। 370 लाख गांठ, 375 लाख गांठ तक का एक रेंज इनको लग रहा है। और जिस तरह से उत्पादन के फिगर भी आ रहे हैं, सोइंग के फिगर जिस तरह से आए हैं, पिछले साल से 9% तक ज्यादा बुआई हो चुकी है। ऐसे में लग रहा है अगर सब कुछ चीजें अनुकूल रही तो 360 से 375 लाख गांठ उत्पादन। लेकिन सर, कई सारे फार्मर्स मैसेज भी करते हैं हमारे नंबर पर, जो हमारा नंबर है कमोडिटी निवेश का, उस पर उनकी चिंता है कि जब भी अराइवल का टाइम आता है उस समय उत्पादन काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और उससे दाम काफी कम हो जाते हैं। ये किसानों का कंसर्न है, कई सारे मैसेजेस मेरे पास है। क्या इस तरह की भी बात होती है? और उत्पादन पहले काफी, पिछले सीजन में भी आप देख चुके हैं, 360 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान था, बाद में घटाकर उसे 312 लाख गांठ भी कर दिया गया। क्या इस तरह की तो बात नहीं होगी सर? सर अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे यही टाइम पे अपन बात कर रहे थे तो क्रॉप की कंडीशन काफी अच्छी लग रही थी, बट जो बारिश हो गई सितंबर एंड में और अक्टूबर में, उससे पूरा पलटा एकदम चेंज हो गया था। सो इस साल ऐसा होने की संभावना कमती लग रही है, बिकॉज जो रेंज की प्रेडिक्शन आ रही है वो इतनी ज्यादा विशेष रेंज की प्रेडिक्शन नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। बट एज फार एज फार्मर्स आर कंसर्न कि भी उनको ये चिंता है कि भी पहले उत्पादन ज्यादा दिखा देते हैं और पीछे उनका दाम कमती हो जाता है और उनको नुकसान लगता है। ऐसा कहना मेरे को लगता है कि बराबर नहीं है, बिकॉज जो हिसाब से उत्पादन आता है वो हिसाब से असेसमेंट होता है। और भी अगर नुकसान हो जाए क्रॉप के अंदर ही तो पीछे इसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज फार्मर भी कुछ नहीं कर सकता है, और फार्मर्स को सबसे ज्यादा मालूम ही ना जी कि क्या उत्पादन कैसा हो रहा है और क्या मौसम है। सो दे कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं लगती है कि फार्मर को कोई नुकसान होके उनको माल नीचे भाव में ले लेंगे और पीछे ऊंचा भाव कर देंगे, ऐसा होने की संभावना नहीं। बिकॉज फार्मर्स आर वेरी स्मार्ट नाउ, उनको सब कुछ छोटे फार्मर्स हैं, उनके मैसेजेस आते रहते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है
और वो होल्ड नहीं कर सकते जब दाम वापस से जनवरी फरवरी के बाद से बढ़ते हैं और अराइवल टाइम में उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि उसे निकालना। चलिए खैर अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह के उत्पादन, भाव तो अब कम हो ही रहे हैं। सर कितनी गिरावट की यहां से और उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी चिंता है, क्योंकि इंडस्ट्री इसलिए कई सारे 50% मिलों में इसलिए काम नहीं हो पा रहा था कि दाम बहुत बढ़ गए थे, क्या अब वो स्थिति बदल जाएगी? सर ये जो दाम घटे हैं ये कोई भाव अपना ये डिमांड, ये भाव जो घटे उसका कारण कोई प्राइजेस नहीं थी, उसके कारण एक ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम आज एक ही है। यूनिवर्सली आप कहीं पे भी कोई भी देश में चले जाइए, द मेन प्रॉब्लम इज अबाउट डिमांड एंड डिमांड। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर क्या, आप किधर भी वियतनाम में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, कहीं पे भी जाइए, कोई डिमांड बोल के मतलब 50 से 60% सब जगह डिमांड कमती है। तो आप यान की ले लीजिए, कपड़ा की ले लीजिए, गारमेंट की ले लीजिए, होम टेक्सटाइल्स की ले लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए। तो ये कहना बड़ा सही नहीं है कि भाई बिकॉज प्राइस के कारण ये दाम गिरे हैं, नहीं। आज अगर अभी देखिए, अभी लास्ट 10 दिन में 15 दिन में कम से कम 20,000 रुपया दाम गिर गया है। डिमांड कहाँ आई है? फार्मर्स अपना बायर्स कोई ले नहीं रहा है रुई, क्योंकि देयर इज कोई आगे उनको डिमांड ही नहीं है। So unless demand comes, unless demand starts, भले ये रुई का दाम 60,000 हो जाए, कोई मिल वाला लेगा ही नहीं रुई। तो डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरे को मतलब आप ये देखिए ना, आंकड़े देख लीजिए, अपने यान के एक्सपोर्ट के आंकड़े देख लीजिए, कपड़े के एक्सपोर्ट के देख लीजिए, गारमेंट के एक्सपोर्ट, एवरी स्टेक होल्डर, एवरी इंडस्ट्री इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द एक्सपोर्ट्स। और मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट अपना जब तक डिमांड पिकअप नहीं होगी डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, एंड डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल्सो लिंक टू एक्सपोर्ट्स ओनली, तो डिमांड जब तक पिकअप नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता है कि बाजार में कोई स्टेबिलिटी आएगी या पीछे कोई बाजार में कोई मेंटेन रहेगा, ऐसा लगता नहीं है। अगर आज के भाव से और भी गिरावट आएगी तो 10% गिरावट और भी आ सकती है, कोई ताजुब नहीं होगा। ओके सर, आइस कॉटन में भी हफ्ते भर में 12% की गिरावट आ चुकी है, महीने भर में 20% तक दाम कम हो चुके हैं। क्या इंटरनेशनल हालात कैसे है, क्या लग रहा है वहां पर रिकवरी की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए आइस जहां तक सवाल है ना, ये भी इट इज अगेन बैक टू डिमांड, बट के अंदर सब दूसरी परिस्थिति क्या है जी कि जो सप्लाई के जो फैक्टर है वो काफी टाइट है। अभी आप बांग्लादेश में, अपना ये पाकिस्तान में नुकसान है, आपके यूएसए के अंदर नुकसान है, जो नई क्रॉप ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है उसके अंदर भी कह रहे हैं कि सोइंग कमती होने के अनुमान है। तो इंटरनेशनली मेरे को नहीं लगता है कि बाजार 90 सेंट या 91 सेंट के नीचे जाएगा, इधर बढ़ने की संभावना। अभी आप जैसे लास्ट दो महीने से 3 महीने से देख रहे 15 सेंट की तेजी में ऑडियो में कुछ ग्लिचेज है। सुनील जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कॉटन को लेकर, आपका आउटलुक क्या है कॉटन मार्केट को लेकर, क्या लग रहा है भाव कब तक कहां तक कम हो सकते हैं? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है आज थोड़ा तेजी में ओपन हुआ है, तकरीबन 32,600 के आसपास है, 150 रुपया प्लस खुला है, बट मुझे लगता है थोड़ा ट्रेंड बियरिश ही रहेगा, क्योंकि जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, एकरेज इस बार अच्छा है, तकरीबन 7.5% ईयर ऑन ईयर एकरेज में ये जो करंट खरीफ सीजन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अराइवल्स जो मिड ऑफ अक्टूबर से हैं वो अच्छे खासे बढ़ेंगे। अनइवन बारिश अगर नहीं होता है, जैसे दूसरे एक्सपर्ट ने भी कहा, तो मुझे लगता है कि भाव में और थोड़ा गिरावट आ सकता है, और फिजिकल मार्केट में थोड़ी डिमांड की कमी है, तो उसका भी असर मुझे लगता है कि कॉटन के प्राइसेस पे थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है नियर टर्म में 31,500 तक का एक रेंज देखने को मिल सकता है, यानी यहां से 1,100-1,100 रुपए का करेक्शन हम और एंटिसिपेट कर रहे हैं कॉटन के प्राइसेस में। की जो सीजन होती है, मेन अराइवल सीजन के समय, हार्वेस्टिंग के समय भाव कम होते हैं, बाद में जब नेक्स्ट ईयर जब आएगा जनवरी फरवरी के बाद से, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स कह भी चुके हैं कि आगे दाम फिर से बढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते कॉटन के बाद अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, क्योंकि आज से फेड की 2 दिनों की बैठक है और लगातार तीसरी बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड 3/4% यानी 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। दिव्या गगलानी, आपका क्या व्यू है बुलियन मार्केट को फेड बैठक से पहले किस तरह से लेना चाहिए? क्या ट्रेडर क्या रणनीति बनाए और किस तरह के स्टॉप लॉस लगाए ताकि उनको नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है अगले 2-3 दिनों तक? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। गोल्ड की बात करें तो 2% डाउन था लास्ट वीक में, पर हमें फ्राइडे को लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। ट्रेड का जो एक्सपेक्टेशन हमने डिस्कस किया गया, अभी 75 बेसिस पॉइंट है, पहले 1% था, तो उसके लिए प्राइसेस को एक सपोर्ट मिला, क्योंकि 75% बेसिस पॉइंट है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है प्राइस के अंदर।
तो ज्यादा कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं अभी प्राइसेस के लिए, तो मुझे लगता है कि एक रेंज में ही कारोबार करेगा मीटिंग से पहले। तो जब तक स्पॉट में कॉमेक्स गोल्ड 1650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी कोई भी करेक्शन आता है तो मैं बाई करके चले हम। और मैं डोमेस्टिक लेवल्स की बात करूं तो 49,150 का अच्छा लेवल है, वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 49,000 का रखे और टारगेट हम 49,350 का रखे। और चांदी की बात करूं तो चांदी ने लास्ट वीक गोल्ड को आउट परफॉर्म किया था, प्राइजेस करीब 3% ऊपर थे। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो 2 ईयर हाई पे है, तो जो पहले 96 पे चल रहा है तो अभी 86 पे आ गया है। अभी भी सिल्वर जो है ओवरऑल अट्रैक्टिव है गोल्ड के कंपैरिजन में। अगर इंटरडे लेवल्स में बात करूं तो 57,250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ही हम बाई करें। स्टॉप लॉस हम नीचे में 56,800 का रखें और टारगेट हम 57,750 का मेंटेन करें। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पर लेकिन जो भी व्यू है आप कैरी करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अभी इवेंट से पहले, बड़े इवेंट से पहले काफी वॉलेटाइल मार्केट होता है। और जो भी एक्सपर्ट्स को आप फॉलो कर रहे हैं यहां पर, अगर उनकी सलाह आप मान रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी मान लें, क्योंकि भाई बड़े इवेंट से पहले कई बार देखा गया कि बाद में उनका मैसेज आता है कि एक्सपर्ट्स के कहने पे हमने खरीद लिया या बेच लिया, फंसे हुए हैं। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं, वो बहुत ही कम, आपका रिस्क, प्राइस रिस्क बहुत कम होगा अगर स्टॉप लॉस लगा के आप काम करेंगे। प्रथमेश जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर, क्या सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक क्लियर है, एंटिसिपेटेड है 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होना है। इसके अलावा अगर कोई आउटकम आता है तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है, बट जो भी हो केस में ये फैक्टर्ड है 75 बेसिस पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से गोल्ड का रेंज जो है 49,000 नीचे में और 49,600 ऊपर में, तो फिलहाल 49,400 के पास में ट्रेड कर रहा है। मैं यहीं पे सेल करने की सलाह दूंगा। 49,570 या फिर प्रोबेबल स्टॉप लॉस 49,600 का रखूंगा और नीचे में 49,000 के लिए टारगेट रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में ही पॉसिबल सेल करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा 57,100 पे, 57,700 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 55,900 के लिए रहेंगे। यानी बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ आपको दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो आप इस स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर ट्रेडिंग में आपको बने रहना है। सुनील जी, आपकी राय बुलियन मार्केट को लेकर क्या है और क्या सलाह देंगे आप? जी विश्व मोहन जी, अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में थोड़ा मुझे लगता है कि डाउनसाइड ट्रेंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। दो चीजें हैं, एक तो फेड का एंटिसिपेशन यही है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा कल के डेट में, और 100 बेसिस पॉइंट का भी एक अंदेशा है। तकरीबन 25 से 30% लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट भी रेट बढ़े। अगर वो बढ़ता है तो मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस में 1,000 से 1,500 रुपए की मंदी जो है करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। ट्रेजरी यील्ड भी 3.5% में है, यूएस के 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड होते हैं उससे भी थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा। डाउनसाइड हालांकि लिमिटेड है, अपसाइड हम बोल सकते हैं ज्यादा हेडरूम है। बट आज के लिए अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो जैसे आपने बताया स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 49,300 के रेंज में मैं गोल्ड में सेलिंग रेकमेंड करूंगा। 49,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 48,800 तक का एक टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। चांदी में मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चाइना में अभी थोड़े बहुत जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है वो ईज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, उस वजह से बेस मेटल सेक्टर थोड़ा ग्रीन नजर आ रहा है। इवन चांदी भी 200 रुपया प्लस में है, तो उसमें मेरी बाई की सलाह रहेगी। मुझे लगता है चांदी आने वाले समय में गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। 56,900 का रेंज चल रहा है, यहीं पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 56,700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 57,400 तक का एक इंट्राडे टारगेट लेके चल सकते हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं, जहां पर एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। $92 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, और MCX अगर क्रूड की बात करें तो यहां पर भी दायरे में ही कारोबार यहां पर हो रहा है। क्या करना चाहिए? 6,850 के आसपास है। दिव्या, क्या आपको लग रहा है, किस तरह की सलाह दे रहे हैं आप क्रूड में? विश्वमोहन जी, क्रूड ऑयल लास्ट वीक एक सेलिंग प्रेशर में था, प्राइजेस 7,000 के ऊपर जरूर निकले थे पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे में करीब 6,550 तक चला गया था। अभी प्राइजेस के लिए कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं। ईरान न्यूक्लियर डील की जो बात चल रही थी उसमें भी कोई प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा, और पर एक अच्छा न्यूज है कि चाइना में लॉकडाउन सिचुएशन थोड़े से ईज हो रहा है, तो उसके वजह प्राइजेस को लोअर लेवल पे एक सपोर्ट जरूर देखने मिला हुआ है। पर मुझे लगता है कि प्राइसेस एक रेंज में कारोबार करेगा जब तक फेड का कोई आउटकम नहीं आता, साइडवेज ही ट्रेड करता रहेगा। अगर कोई करेक्शन आता है प्राइसेस में 6,700 के आसपास, तो वहां पे हम बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 6,600 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 6,850 का मेंटेन करें। प्रथमेश जी, आपकी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या है आज क्रूड में और एनजी में, दोनों ही काउंटर में बताइए। आई थिंक फ्रेश ट्रिगर्स एक्सपर्ट ने बताया, बट मेरे ख्याल से अगर ऑप्शंस पर ट्रेड करना चाहेंगे तो मैं आउट ऑफ द मनी
7400 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा यहाँ पर 165 पे मिल रहा है ये, 125 का स्टॉप रखूंगा और ऊपर में टारगेट 260 के लिए रहेगा। सिमिलरली नेचुरल गैस में 630 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन की बाय करने की सलाह रहेगी। 16 रुपए में मिल रहा है ये, 11 रुपए का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 30 रुपए के लिए रहेगा। ओके, यानी क्रूड के कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। आउट ऑफ मनी 7400 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीदे 165 रुपए में, 125 का स्टॉप लॉस लगा ले और 260 का टारगेट है। नेचुरल गैस भी यहां पर कॉल ऑप्शंस ही खरीदने की सलाह है। 16 पे खरीदे, 630 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप नेचुरल गैस में खरीदे, स्टॉप लॉस 11 का है और टारगेट 30 का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनील जी, आपका व्यू क्या है क्रूड और नेचुरल गैस पे आज? मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस जारी रह सकता है। मेरा व्यू दो पर्सपेक्टिव से थोड़ा वीक है इन दोनों सेक्टर में। एक, पहले जो सप्लाई कंस्ट्रेंट से अभी सिनारियो चेंज हो रहा है डिमांड कंस्ट्रेंट के चलते हुए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ रेट्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग मोड में है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल का डिमांड उतना इस रेट्स पे नहीं रह सकता है, कंसिडरिंग जो फेड की तरफ से या दूसरे भी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से रेट्स बढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं एक दबाव जो है देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का डिमांड फोरकास्ट जो है वो वीक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा और डाउनसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। अगर ब्रेंट की बात करते हैं, अभी $92 के आसपास चल रहा है पर बैरल, मुझे लगता है $85 तक का एक रेंज मेंटेन कर सकता है आने वाले समय में। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 6820 और 6840 का एक दायरे में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 6870 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 6730 का एक टारगेट जो है क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में भी यूएस में नेचुरल गैस का सप्लाई सिचुएशन थोड़ा बेटर है। यूरोप का भी जो सप्लाई सिचुएशन था वो अभी थोड़ा ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है। जो पीक विंटर सीजन था वो थोड़ा बहुत पास आउट कर गया है, तो वहां पे भी एक डिमांड जो है धीमे होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में भी सेल ऑन राइज का एक रिकमेंडेशन रहेगा। 627 के रेंज में सेल कर सकते हैं। 632 का एक स्टॉप लॉस लगाया नेचुरल गैस में और 618 तक का एक टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब एनर्जी मार्केट के बाद अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज तेजी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, एक रेंज में ही बोल सकते हैं। 652 के आसपास है कॉपर, आधे % की तेजी है। जिंक 282 रुपए के आसपास, लेड 180 के बेहद करीब और एल्युमिनियम 197 रुपए के आसपास। दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कहां खरीदारी या बेचने की सलाह दे रहे हैं आज आप? बेस मेटल की मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से। चाइना के जो डेटा आए थे रिटेल सेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो थोड़े अच्छे आए थे और साथ में लॉकडाउन सिचुएशन पे भी ईज हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स प्राइसेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। और टेक्निकल्स की मैं बात करूं तो डेली चार्ट पे कॉपर ने एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म किया है जो कि एक रिवर्सल कैंडल है। तो कॉपर में हम बाय ऑन डिप्स करें, 647 पे आता है तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 643 का रखें और टारगेट हम 653 का मेंटेन करें। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? थोड़ा सा मेटल्स में पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा और मेरे ख्याल से कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। 652 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहीं पे बाय करने की सलाह रहेगी। 647 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 662 के लिए रहेंगे। कॉपर 652 में खरीदने की सलाह है। 662 के टारगेट के लिए 647 का स्टॉप लॉस लगाना है। सुनील जी, आपकी टॉपिक मेटल में? जी, मुझे लगता है एशियन इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा उछाल देखने को मिला है, तो रिस्क सेंटिमेंट थोड़े बेहतर हुए हैं, तो सारे ही बेस मेटल में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर चाइना की बात करते हैं तो उनका जो कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कंपनी है एवरग्रांडे, जो अपने प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट कर चुका था, वो तकरीबन 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स फिर से रिस्टार्ट किया है। ये एक पॉजिटिव खबर है बेस मेटल्स के लिए। और चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। प्लस कोविड के रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हटेंगे तो बेस मेटल में थोड़ा डिमांड पिकअप होते हुए नजर आएगा। पिक ऑफ द कमोडिटी मेरा भी कॉपर ही रहेगा। 652 के रेंज में बाय कर सकते हैं। 649 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 658 तक का एक इंट्राडे टारगेट लेके चल सकते हैं। पर सुनील जी की भी सलाह है 658 के टारगेट के लिए आप कॉपर खरीदे। 652 में स्टॉप लॉस लगाना है 649 रुपए का। अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। प्रथमेश जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू है? क्या रुपए में आज हल्की तेजी दिख रही है, मजबूती? क्या ये मजबूती कंटिन्यू होगी और किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपए में? आई थिंक 80 जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर है के लिए, तो अगेन मेक और ब्रेक सिचुएशन बन जाता है वहां पे। बट मेरे ख्याल से ये 79.50 और 80.50 ये ₹1 के रेंज में ये ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव से कोई खास ट्रेड नहीं बढ़ रहा है, बट ये रेंज बाउंड ट्रेड में रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
ओके सुनील जी, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर? जी, मुझे लगता है यूरो कंसिस्टेंटली वीक होते हुए नजर आ रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर मल्टी ईयर हाई पे है। हालांकि आज थोड़ा डाउन खुला है, बट फिर भी डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रुपए पे दबाव बना रहेगा। तो मुझे लगता है एक स्मॉल दायरे में ट्रेड करेगा, बट करंटली अगर करंट मार्केट से देखें तो मुझे लगता है फिर से ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत 80 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 20 से 30 पैसा डेप्रिशिएट होने की गुंजाइश जो है रुपए में देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर ऑन द अदर साइड मजबूत होने के लेवल पे नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में अब मसालों की देख लेते हैं। मसालों में जीरा देखिए आज कमजोर है, कोरिएंडर भी कमजोर है, हालांकि टर्मरिक हल्दी में हल्की तेजी दिख रही है। सुनील जी, आपका व्यू क्या होगा मसालों में? कहां तेजी अब यहां से दिख रही है और या क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है जीरा ऑलरेडी तकरीबन 350-400 रुपए गिरा है। हालांकि एक्सपोर्ट नंबर्स हायर प्राइस पे कम थे। जैसे जुलाई के एक्सपोर्ट नंबर देखते हैं तो तकरीबन 18% गिरे थे उसी समय का, अगर हम लास्ट ईयर का बात करते हैं तो ओवरऑल साल का एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 40% डाउन था। तो समवेयर डाउन द लाइन हायर प्राइस पे एक्सपोर्ट नंबर्स कमजोर होने के कारण हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। हालांकि लोअर अराइवल थे अगस्त में जुलाई के कंपैरिजन में, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला था, बट आने वाले समय में मुझे लगता है हायर प्राइस पे डिमांड कंसर्न्स के चलते थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है। टर्मरिक फ्रंट पे भी मुझे लगता है अभी अराइवल ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। अगर स्पाइसेस में पिक ऑफ द कमोडिटी अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता है जीरा में सेल करके चलना चाहिए। मुझे लगता है 23,500 तक का लेवल दिखा सकता है, अभी 24,250 के रेंज में चल रहा है। 24,500 तक का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगा के चलें। यानी 24,500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले। और लग रहा है जो टॉपिक होगी वो बेचने की सलाह है जीरा। 23,500 नीचे की तरफ जीरा आ सकता है, सुनील जी को ऐसा लग रहा है। चलिए अब कॉटन के बाद कॉटन केक की भी बात कर लेते हैं। कॉटन केक में क्या लग रहा है? काफी उतार चढ़ाव दोनों तरफ पे सर्किट लगते हुए हमने देखे कॉटन केक में। सुनील जी, क्या हो रहा है कॉटन केक में और कॉटन केक को लेकर क्या ट्रिगर हैं आगे? सप्लाई सिचुएशन थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। जैसे अदर एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कॉटन का इस बार एस्टिमेट अच्छा है, आउटपुट अच्छा है, एकरेज अच्छा है। अगर अक्टूबर में बारिश अनइवन नहीं होती है तो सप्लाई सिनारियो बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लगता है इसके चलते कॉटन सीड ऑयल केक का भी थोड़ा प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर हम 1-1.5 साल पहले की बात करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल केक तकरीबन 2500-2600 के रेंज से एक बाउंस बैक दिखाया था लास्ट डेढ़ साल पहले। बट इस बार का सिनारियो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकता है, प्राइसेस में सॉफ्टनेस नजर आ सकती है। अगर बारिश अनइवन नहीं होती अक्टूबर में तो मुझे लगता है कि 2200 तक का भी एक लेवल जो है कॉटन सीड ऑयल केक दिखा सकता है। तो सेल ऑन राइस की ही मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। 2500 और 2600 के रेंज में सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, और 2700 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड 2400, और देन जैसे मैंने बताया अक्टूबर में अगर सिनारियो ठीक रहता है तो 2200 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए अब कॉटन केक के बाद अब ग्वार सीड और ग्वारगम की चाल देख लेते हैं। हालांकि यहां पर अच्छी रिकवरी आ चुकी है। अगस्त में जो निचले स्तर हम देखे थे वहां से ग्वारगम करीब करीब अभी भी 1800 रुपए ऊपर है, और ग्वार सीड में भी अच्छी तेजी है। लेकिन आज के कारोबार में करीब करीब 1% की गिरावट दिख रही है। 5,300 रुपए के आसपास ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा ट्रेड कर रहा है, 0.25% नीचे। ग्वारगम भी 10,400 के आसपास है, करीब 1% नीचे है। सुनील जी, ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या लग रहा है? हालांकि दोनों तरह की खबरें आ रही है। एक तो उत्पादन को लेकर बाजार में एक मत नहीं है, सबके अलग अलग फिगर हैं, और राजस्थान में जिस तरह की अच्छी बारिश हो रही थी उसके बाद वो रफ्तार पर ब्रेक हुआ है। अब बारिश की वापसी का भी समय आ गया। ऐसे में क्या लग रहा है, उत्पादन अब कम हो सकता है पहले जो शुरुआती दौर में जो अनुमान लगाए जा रहे थे? जी, मुझे लगता है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट थोड़ा बेटर है, और जैसे आपने बताया जो ग्वार ग्रोइंग बेल्ट है राजस्थान में 2 महीने से अनइवन बारिश हुई थी, अबव नॉर्मल बारिश हुई थी, जिससे एंटिसिपेशन हो रहा था कि शायद आउटपुट में इंपैक्ट आएगा। बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि उतना अगेन जैसे आपने बताया दो तरफा राय है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ हम बम्पर क्रॉप की बात कर रहे थे जिसकी वजह से प्राइसेस पे दबाव रह सकता है, और दूसरी तरफ ये अनइवन बारिश जो है ग्वार ग्रोइंग बेल्ट में
उसकी वजह से प्राइसेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था। मुझे लगता है कि एक दायरे में ट्रेड जरूर करेगा। एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट क्योंकि बेहतर है तो थोड़ा लोअर लेवल पे सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स मुझे लगता है 5000 के आसपास गुआर सीड में प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं और गुआर गम का 10,000 के लेवल तक एक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि सेलिंग ऑन राइस का एक स्ट्रेटेजी ठीक ठाक रह सकता है। 5300 के आसपास अभी चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 5370 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऑन द लोअर साइड 5200 का गुआर सीड में और 10,700 तक का एक स्टॉप लॉस लगाएं गुआर गम में और 10,000 तक का एक लेवल ऑन द डाउन साइड गुआर गम में देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया सुनील जी आपका, दिव्या गगलानी आपका और प्रथमेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक समझाया नॉन एग्री से एग्री मार्केट तक का। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएम जंक्शन। नमस्कार।